गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपकी मीनू दी। आज मैं आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है नियोजित विकास की रणनीति, सब्जेक्ट है राजनीतिक विज्ञान, करवाने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा ये वीडियो अंत तक देखेंगे और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। आपको चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है नियोजित विकास की राजनीति करवाने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि नियोजन का क्या अर्थ है। नियोजन का अर्थ है कि हमारे पास जितने भी उपलब्ध संसाधन हैं उनका श्रेष्ठतम प्रयोग करें ताकि भविष्य के लिए हम अच्छी योजनाएं बना सकें। नियोजन के माध्यम से कोई भी काम होता है, चाहे उत्पादन में वृद्धि करनी है, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करनी है या आर्थिक विकास या आर्थिक स्थिरता लानी है, नियोजन के द्वारा प्रत्येक चीज़ को हम आसानी से और जल्दी से प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी काम को योजनाबद्ध तरीके से करा जाए तो वो काम क्या होता, एक बहुत अच्छा काम कहलाता है। इसी प्रकार देश के लिए अगर हमें ऐसा करना है तो नियोजन का मार्ग हमें अपनाना चाहिए। तो ये था नियोजन का अर्थ। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हमारा देश, जैसे कि आप जानते हो कि 100 वर्षों तक अंग्रेज़ों के गुलाम रहा। आज़ादी के बाद सभी लोग इसी बात पर सहमत थे कि भारत के विकास के लिए आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि भी होनी चाहिए, आर्थिक विकास भी होना चाहिए और आर्थिक सामाजिक न्याय भी होना चाहिए। इसी बात को सभी लोग सहमत थे कि आर्थिक विकास और सामाजिक आर्थिक न्याय को केवल हम व्यवसाय के हवाले नहीं छोड़ सकते, उद्योगपतियों के लिए नहीं छोड़ सकते, ना किसानों के भरोसे छोड़ा जा सकता है। तो अगर देश को आर्थिक विकास करना, आर्थिक समृद्धि करनी है, आर्थिक सामाजिक न्याय दिलाना है तो सरकार को अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। आज़ादी के वक्त जो है विकास का पैमाना पश्चिमी देशों को माना गया। आधुनिक होने का अर्थ या पश्चिमी औद्योगिक देशों की तरह होना था। अगर हमें विकास करना है तो हमें पश्चिमी देशों की तरह करना है। तो उस समय विकास के दो मॉडल थे। एक था उदारवादी मॉडल, उदारवादी पूंजीवादी मॉडल तथा दूसरा था समाजवादी मॉडल। तो भारत को ने उस समय मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों के ही गुणों का समावेश किया। कुछ हिस्सा निजी क्षेत्र को दिया और कुछ हिस्सा सार्वजनिक क्षेत्र को दिया। आज़ादी के आंदोलन के दौरान नेताओं में सहमति बन गई थी कि गरीबी को मिटाने के लिए और सामाजिक आर्थिक पुनर्वितरण के काम का मुख्य जिम्मा किसको होगा, आज़ाद भारत का होगा। क्योंकि जो निजी हाथों में अगर सभी कुछ दिया गया तो उस निजी लोग क्या करेंगे, अपने फ़ायदे के लिए काम करेंगे। इसीलिए सरकार का मुख्य जिम्मेदारी थी कि सामाजिक आर्थिक पुनर्वितरण का काम का जिम्मा सरकार अपने हाथों में ले। इसमें कृषि तथा उद्योग किसे प्राथमिकता दे, इस विषय में नेताओं में बहुत ज़्यादा मतभेद था। 1944 में उद्योगपतियों के एक समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक प्रस्ताव पेश किया जिसे बॉम्बे प्लान कहा गया। बॉम्बे प्लान की मंशा क्या थी कि सरकार औद्योगिक तथा नए आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए। योजना आयोग की स्थापना की गई इसी उद्देश्य के तहत 1950 में भारत सरकार ने एक प्रस्ताव द्वारा इसकी स्थापना की और उस समय प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष बने। 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के स्थान पर अब क्या उसका नाम रख दिया गया, नीति आयोग अस्तित्व में आ गया, जिसके वर्तमान अध्यक्ष जो है श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ये वर्तमान उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं। नीति शब्द का विस्तार है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। भारत ने जब नीति आयोग की स्थापना की तो भारत ने भी सोवियत संघ की भांति ही पंचवर्षीय योजना का रास्ता चुना। और पंचवर्षीय योजनाओं का क्या तात्पर्य है, अगले 5 वर्षों के लिए योजनाएं बनाई और उस पर योजना के अनुसार खर्च किया गया। तो प्रथम वर्षीय योजना कब से कब तक बनाई गई थी? 1951 से 56 के बीच में। इसमें ज़्यादा जोर किस पे दिया था? ज़्यादा जोर कृषि क्षेत्र पे था। और इसी योजना के अंतर्गत बांध और सिंचाई में निवेश किया गया और इसी दौरान भागड़ नागल परियोजना भी की शुरुआत की गई जो इसी योजना का परिणाम थी। फिर हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के बीच में की गई। इसमें उद्योगों के विकास पर बल दिया गया। सरकार ने देशी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए आयात पर क्या लगा दिया, शुल्क लगा दिया, टैक्स लगा दिया। और इस योजना के योजनाकार कौन थे? पीसी महालनोबिस थे। कौन थे? पीसी महालनोबिस थे। फिर है विकास का केरल मॉडल। क्या है विकास का? केरल में विकास और नियोजन के लिए अपनाए गए जो मॉडल को जो अपनाया गया उसे विकास का केरल मॉडल कहा गया। इस मॉडल में शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, कारागार, खाद्य वितरण और गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया। जेसी कुमारप्पा जैसे गांधीवादी अर्थशास्त्रियों ने विकास के वैकल्पिक योजना प्रस्तुत की जिसमें ग्रामीण औद्योगिकरण पर क्या था, बहुत ज़्यादा जोर दिया गया।
चौधरी चरण सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन में कृषि को केंद्र में बनाने के लिए बात कही और इसे प्रभावशाली तरीके से उठाया था कि कृषि क्षेत्र को ज़्यादा जोर दिया जाना चाहिए। फिर भूमि सुधार के अंतर्गत जमींदारी प्रथा का क्या करते बिल्कुल ख़त्म किया गया। ज़मीन के जो छोटे छोटे टुकड़ों को एक साथ क्या कर दी, चकबंदी कर गई, और जो काश्तकार किसी दूसरे की ज़मीन पर कटाई पर जोत बो रहे थे उन्हें कानूनी संरक्षण प्रदान किया, और भूमि स्वामित्व का और सीमा कानून का जैसे कदम उठाए गए थे ताकि क्या नाम कहते हैं जो भूमिहर किसान हैं उनको फ़ायदा हो सके। 1960 के दशक में सूखा व अकाल के कारण कृषि की दशा बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और खाद्य संकट उत्पन्न हो गया था, जिसके कारण भारत को गेहूं का आयात करना पड़ा था। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हरित क्रांति क्या थी। देश आपको पता है कि 1960 के दशक में सूखा और अकाल पड़ा था और देश को एक बहुत ज़्यादा गेहूं तक के दूसरे देशों से आयात करना पड़ा था। ऐसी स्थिति बार बार ना आए तो इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या किया गया था, हरित क्रांति शुरू की गई थी। सरकार ने खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक नई रणनीति अपनाई जिसको क्या नाम दिया गया, हरित क्रांति के नाम से जाना गया। अब इन इलाकों पर ज़्यादा संसाधन लगाने का निर्णय किया जहाँ सिंचाई की सुविधाएं मौजूद थी तथा किसान भी समृद्ध थे, क्योंकि हरित क्रांति से अगर सिंचाई की अच्छी व्यवस्था होगी तो पैदावार ज़्यादा होगी और दूसरे देशों से आयात नहीं करना पड़ेगा। और बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जैसे पंजाब हरियाणा के बहुत सारे जहाँ सिंचाई की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो सरकार ने उन क्षेत्रों में ये योजना शुरू की। इसके तहत सरकार ने उच्च गुणवत्ता के बीज, उर्वरक, कीटनाशक और बेहतर सिंचाई सुविधा बड़े अनुदानित मूल्य पर मुहैया कराना शुरू किए गए। उपज का एक निर्धारित मूल्य पर खरीदने की गारंटी दी किसानों को। इन संयुक्त प्रयासों को ही क्या कहा गया, हरित क्रांति कहा गया। और भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनारायण को जाता है, वो हरित क्रांति के जनक हैं। इसके कारण क्या हुआ, गेहूं की पैदावार में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। पंजाब और हरियाणा और पश्चिमी इलाके बहुत ज़्यादा समृद्ध हो गए, इससे उनकी फसल अच्छी हुई। इसका नकारात्मक प्रभाव ये हुआ कि क्षेत्रीय और सामाजिक असमानताएं बढ़ी, अर्थात जहां सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध थी वो किसान तो बहुत ज़्यादा पैसे वाले हो गए, और जहाँ सिंचाई की सुविधाएँ उपलब्ध नहीं थी तो क्या हुआ कि वहाँ पर ये हरित क्रांति की लहर नहीं पहुँच पाई, तो वो किसान गरीब ही रह गए। हरित क्रांति के कारण गरीब किसान व बड़े भूस्वामी के बीच अंतर और ज़्यादा बढ़ गया, जिससे वामपंथी संगठनों का उभार हुआ और मध्यम श्रेणी के भूस्वामित्व वाले किसानों का भी क्या हुआ, उभार हुआ। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि श्वेत क्रांति किसे कहते हैं। मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर वर्गीस कुरियन के गुजरात सहकारी दूध और चिपरण परिसंघ के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अमूल की शुरुआत की। इन्होंने गुजरात के 25 लाख दूध उत्पादन जुड़े। इस मॉडल के विस्तार को ही कहा गया जाए श्वेत क्रांति कहा गया, यानी दूध के क्षेत्र में जो क्रांति हुई उसे श्वेत क्रांति के नाम के कहा जाए। प्रमुख कृषि क्रांति व उनके उद्देश्य बताऊंगी। सबसे पहले हरित क्रांति किस उद्देश्य से शुरू करी गई थी, देश में खाद्य उत्पादन बढ़ाना ताकि देश को खाद्यों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके। श्वेत क्रांति का उद्देश्य था दुग्ध उत्पादन बढ़ाना। पीली क्रांति का उद्देश्य था तिलहन उत्पादन बढ़ाना और नीली क्रांति का मत्स्य उत्पादन बढ़ाना। फिर क्या शुरू करी गई, पंचवर्षीय योजनाएं। क्या शुरू की गई, पंचवर्षीय योजनाएं। अब मैं आपको पंचवर्षीय योजनाएं बताऊंगी, अवधि और उद्देश्य। प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू की थी 1951 से 56 के तहत, जिसका उद्देश्य था कृषि विकास करना, क्योंकि देश कृषि के स्थान पर बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के तहत, जिसका मुख्य उद्देश्य था देश को उद्योग धंधों के रास्ते पर आगे बढ़ाना। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66, खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना और हमारे देश में जो बेरोजगारी है उसको पूरी तरह से क्या करना, ख़त्म करना। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 के तहत उत्पादन वृद्धि करना और आर्थिक स्थिरता लाना। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 के तहत आत्मनिर्भर बनाना और निर्धनता को दूर करना। छठी पंचवर्षीय योजना थी 1980 से 85 के बीच, जिसमें उच्च संसाधन का विकास करना, कमज़ोर वर्ग के हितों की रक्षा करना। सातवीं पंचवर्षीय योजना थी 1985 से 90 के तहत। इसका उद्देश्य था खाद्य उत्पादन में वृद्धि करना, आधुनिकीकरण करना और ग्रामों का विकास करना। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 तक के रोजगार को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य की सेवाएं अच्छी करना और साक्षरता में सुधार लाना। अब है हमारा नौवीं पंचवर्षीय योजना थी 1997 से 2002 के तहत। इसमें था सामाजिक न्याय में लाना देश में और 6.5% आर्थिक विकास
की दर तक हमें पहुंचना। 10वीं पंचवर्षीय 2002 से 2007 के तहत इसका था सामाजिक औद्योगिक विकास करना तथा 7% आर्थिक विकास करना। 11वीं पंचवर्षीय योजना थी 2007 से 2012 तक, जिसका था ऊर्जा रोजगार में रोजगार को बढ़ाना, ऊर्जा के स्तर में भी वृद्धि करना, रोजगार के स्तर को बढ़ाना और हमारा विकास दर को कहाँ तक पहुँचाना, 9% विकास दर। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 के तहत, जिसमें 8% विकास दर को हमें बढ़ाना था। अब इस समय हमारी कौन सी चल रही है? अब हमारी चल रही है 13वीं पंचवर्षीय योजना। ये था मेरा आज का वीडियो।